हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम देव जीके ट्रिक से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आज के इस पेपर में आपका होगा। पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना किया था दोस्तों, ये कब किया था, इसका आंसर देना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। आप जवाब देंगे अक्टूबर 1943। क्या अक्टूबर 1943, वो भी 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद सरकार का गठन किया। ऑप्शन सी बनेगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। दोस्तों यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपके 1942 में शुरू किया गया था। 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। दोस्तों तो जो आपका रास बिहारी बोस द्वारा गठित था भारतीय स्वतंत्रता लीग, ये भारतीय राष्ट्रीय फौज का ही क्या था, ये अग्रदूत था। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों करो या मरो का जो नारा दिया, करो या मरो का जो नारा दिया था वो आपके भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था। किस नेता को नेताजी कहा जाता था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आंसर राइट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया था, जो कि एक आंदोलन है। तो दोस्तों ये आपके मुंबई में चलाया गया था। कहां पर है, मुंबई में चलाया गया था। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया वो किसने दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर महात्मा गांधी। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि दिल्ली चलो किसने नारा दिया, ये जय हिंद का नारा किसने दिया, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, है ना। यहाँ पर आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो 1939 में अध्यक्षता में से त्यागपत्र दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, और इसके बाद 1941 में जर्मनी चले गए थे और उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाल लिया था। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा जो किया था, कब किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा ये 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार अर्थात आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वेदों की ओर चलो का नारा जो दिया वो किसने दिया था। वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा कि वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर 7 नंबर जो दिया है, 7 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया वो किसने दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है और 7 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए भाई। वेदों की ओर चलो का नारा जो दिया वो किसने दिया था। ये है दोस्तों यहाँ पर सी नंबर आपके कह सकते हैं दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। तो यहाँ पर देखिए आपका 8 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा जस्टिस रनाडे। जस्टिस रनाडे जो कि एक आंग्ल मराठी पत्र था और इसका प्रकाशन साप्ताहिक किया था, सप्ताह में एक बार ही निकाला जाता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे। तो एक स्वतंत्र क्या था, समाचार पत्र था। इसके जो संपादक थे दोस्तों वो मोतीलाल नेहरू थे। कौन, मोतीलाल नेहरू। इसका ऑप्शन डी बनेगा। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण
आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। 1956 द्वारा ये आपका किया गया था, जो कि एक संविधिक निकाय बन गया था। अगला दिया गया, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो आपकी प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर है? तो आपके प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? 1881 में केसरी अखबार की जो स्थापना किया वो किसने किया था? तो ये है आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन क्या बनेगा? बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो अखबार था केसरी अखबार कौन सी भाषा में था, कौन सी भाषा में था, तो क्या जवाब देंगे? तो आप कहेंगे सर ये मराठी भाषा में था। किस भाषा में? मराठी भाषा में ये पत्र आपका था। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो 1843 में एक प्रथा, दास प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। किस पर है? दास प्रथा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी बनेगा। सती प्रथा मत लगाइएगा, क्योंकि सती प्रथा जो आपका था वो आपके 1829 में हो गया था ना। यहाँ पर इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि 1815 में राम मनोहर राय, है ना, राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा गया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था। दोस्तों ये आपकी आत्मीय सभा थी। क्या नाम था इसका? पहले आत्मीय सभा थी, बाद में इसको ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता है? तो चलिए फिर नहीं मेल खाता है तो देख लेते हैं। पुराने पत्रों का एक समूह, ये जवाहरलाल नेहरू का है ना। यहाँ पर दिया गया समय का संक्षिप्त इतिहास, ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिया है, जबकि स्टीफन हॉकिंस की ये आपका है। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, इतिहासकार थे, खत्म भी हो गए हैं, तो ये आपका भी गलत है। मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये विलियम शेक्सपियर क्या है? राजनीति अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स का है। तो यहाँ पर बी नंबर एक गलत है, स्टीफन हॉकिंस का है। समय का संक्षिप्त इतिहास स्टीफन हॉकिंस का हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो दोस्तों उस समय देखा जाए तो एक व्यवसाय नहीं था, कौन? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी, पर्यटन की व्यवस्था नहीं थी उस समय। दोस्तों पर्यटन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कृषि है, हस्तशिल्प है, निर्माण है, ये सब आपके चल रहे थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री इनमें से नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, दादा भाई नौरोजी हैं, वी राव भी हैं, आरसी देसाई भी हैं, लेकिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, प्रशांत चंद्र, मतलब जिन्हें बोलते हैं पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, है ना। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस चरण के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा आरंभिक। क्या बोलेंगे? यहाँ पर आरंभिक, जो कि 1885 से 1905 के समय को आरंभिक समय कहा गया था। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको कई नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे प्रारंभिक चरण भी कहते हैं। क्या? प्रारंभिक चरण भी कहते हैं, उदारवादी चरण भी कहते हैं, इसे मध्य चरण भी कहा जाता है, और इसे आरंभिक चरण भी कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ था? 1905 के बाद 1920 तक का जो समय था उसे कहा गया था उग्रवादी। क्या कहा गया था? उग्रवादी कहा गया था। इसके बाद यहाँ पर एक और आता है आपका, कब? 1920 से लेके 1947 का जो समय था उसे गांधीवादी चरण कहा गया था, गांधीवादी चरण कहा गया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? यहाँ पर 19 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया था वो किसने किया था? दोस्तों ये हैं आपके दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया था। अगला दिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलिए भाई, कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान। ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद खान, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और फिर क्या हुआ था कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका बन गया था, इसका नाम बदलकर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे?
तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले दोस्तों ये नेता आपके कौन है? राजा राम मोहन राय दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। ये जीवन की स्वतंत्रता, संपत्ति ग्रहण करने, प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, आंसर बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मैं विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो ये दोस्तों गए थे आपके कहां पर? तो आपकी शिकागो में गए थे और उन्होंने ही विश्व धर्म संसद में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से बताया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? दोस्तों 24 नंबर की अगर बात किया जाए तो भूमि राजस्व प्रणाली में जमींदारी व्यवस्था थी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महलवाड़ी भी थी, रैयतवाड़ी थी, लेकिन दस्तक नहीं थी, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए बॉम्बे। कहां पर? ये आपके बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये 1854 में डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछे डाक टिकट तो 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया था। दोनों चीजों को याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पूछा गया है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों याद रखिएगा बेलूर मठ। कहां पर है? बेलूर मठ, बेलूर मठ, ये कोलकाता में पड़ता है दोस्तों, है ना। और इस मिशन का नामकरण जो दिया था वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1795 से और 1804 ईस्वी के बंगाल विनिमय अधिनियमों में से घोषित किया गया था। तो 1795 और 1804 ईस्वी में के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो इसे घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध किया गया, कन्या हत्या को अवैध किया गया। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? तो दोस्तों ये किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्या किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था कब? 1863 में कोलकाता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1891 ईस्वी में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला जब सहमति की आयु अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष के कम की बालिका विवाह पर प्रतिबंध था। मतलब कितने वर्ष? तो दोस्तों आप कहेंगे 12 वर्ष की आयु तक की जो लड़कियां था उनके विवाह के लिए प्रतिबंध किया गया था, है ना। कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला दिया गया है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया, जिसके द्वारा लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों हिंदू विधवा अधिनियम जो आपका है पारित किया गया किसके द्वारा? तो 30 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर कैनिंग के द्वारा हुआ था। कैनिंग का आपका जवाब हो जाएगा कैनिंग। आगे बढ़िएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना किया था यहाँ पर देखिए बॉम्बे, आपका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? दोस्तों 32 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपके 1909 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरक्षण में कुछ सुधारों की घोषणा की जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना गया था। तो दोस्तों ये सुधार किया था आपके 1909 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार वाला 1909, इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। तो भैया ये कब पारित किए थे? यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1829। क्या हो जाएगा? 1829 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो भैया ये बताइएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई
वो कब किया था? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1773 में, है ना। लेकिन हुआ था कहीं ना कहीं आपके 1774 में। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता दोस्तों ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इनको बहुत नाम दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, युग दूत, इतने नामों से इन्हें पुकारा गया है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िएगा कि राजा राम मोहन राय या राम मोहन राय की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों यहाँ पर 38 का ऑप्शन है आपका ए नंबर, आपके अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इसका ऑप्शन ए बनेगा। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की दोस्तों स्थापना जो किया वो किसने किया था? तो ये थे आपके ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले आंसर डी हो जाएगा। अगला है शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट जो है वो किससे संबंधित था? दोस्तों यहाँ पर बाल विवाह से प्रतिबंधित, है ना, बाल विवाह से संबंधित था शारदा एक्ट। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, बाल विवाह से संबंधित प्रतिबंधित था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है आपका 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। अगला निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो भारत में संघीय शासन की स्थापना जो किया था दोस्तों ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यह आपका अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापना की थी और संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और नया अधिनियम पत्र अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा इसे दी गई है। अगला भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो दोस्तों ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को ये शक्तियां दे दी गई थी। अगला है निम्नलिखित अधिनियमों से किसके द्वारा भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो भारत परिषद जो आपका था इसे समाप्त किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। और केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, है ना। और राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लगा दिया गया था 35 में। आगे बढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? दोस्तों ये अस्वीकार किया था बी नंबर, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके इसको अस्वीकार कर दिया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त जो किया गया था ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी आपकी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो सृजन हुआ था वो किस अधिनियम से हुआ था? 9 का ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट इनमें से आया था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला जो एक्ट है दोस्तों वो कौन सा है? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है 1919, इसका आंसर है राइट। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है।
वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है, आपके जो आंदोलन है, बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है, और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी, और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाइएगा।